आज क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे हम पॉलिटी में। चैप्टर नंबर 5 है लोकतांत्रिक अधिकार। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 9th में। लोकतांत्रिक अधिकारों से क्या मतलब है? लोकतांत्रिक सरकार तो वो हो गई कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, बना करके फिर जनता के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारों को बचा कर रखते हैं, उन्हें समानता दिलवाते हैं। लोकतांत्रिक हो गई यानी कि लोगों की सरकार लोगों के लिए काम करती है। उनको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं कि क्या हम प्रतिनिधि चुनने के बाद में सरकार में किसी शासक को चुनते हैं तो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं या उनके कामों को भी लिमिटेड रखा जा सकता है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम यहाँ पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में चैप्टर में गिवन है यहाँ। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा करी थी। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाता है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया क्या है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की। फिर चैप्टर नंबर 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर भी निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है कि अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाएगा। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस किताब के अंदर यही आखिरी अध्याय है और इसमें चर्चा इसी बारे में करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हमें चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का मतलब क्या है एग्जैक्टली, हम इनकी ज़रूरत है क्यों पड़ती है। पिछले अध्यायों की तरह सब पहले सामान्य बातों और फिर बात पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। फर्स्ट पॉइंट इसमें यही दिया है चैप्टर में कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। इस चैप्टर में हमने अधिकारों की चर्चा के लिए बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्याय के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? ये इन्होंने एक रैंडमली ऐसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र होता क्या है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं, क्योंकि चैप्टर थर्ड में हमने पढ़ा कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और भी किसी का ये अधिकार प्राप्त है कि वो वोट दे करके अपने यहाँ पे शासक का चुनाव कर सकता है। फोर्थ चैप्टर में पढ़ा अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। इन 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। अब यहाँ पर है ये गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो के बे स्थित एक जेल में डाल दिया। अब क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। गुआंतानामो बे ये क्यूबा के निकट स्थित है। इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है जिसने 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया था। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं
और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अमेरिकी सेना का मानना है कि लोग सरकार के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुआ था 11 सितंबर 2001 को एक हमला। इस हमले से इनका कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर चुपचाप पकड़ा गया है। 600 लोग हैं ये। क्यूबा के निकट स्थित है एक टापू जिसका नाम है ग्वांतानामो बे, वहां से इन्हें पकड़ा गया है। अब अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं। जो लोग पकड़े गए हैं 600, उनमें से एक हैं अनस के पिता। अनस के पिता हैं जमील अल बन्ना, जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई है। और जो बाकी कैदी हैं उन्हें उनकी तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोग और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं डालना। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा इन्होंने खटखटाया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और फिर बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके उन पर जोर जबरदस्ती खिलाया गया या फिर नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। इस तरह की बर्बरता उनके साथ वहां पर की जा रही थी। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच में भी इन बातों की पुष्टि हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद ही कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से मना कर दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या बात आती है कि सऊदी अरब में एक और घटना इन्होंने बताई एग्जाम्पल के तौर पर कि सऊदी अरब के नागरिक अधिकार है कि ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि उसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए समझते हैं इस बात को। जब सऊदी अरब का उदाहरण देके और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है इस बात पर गौर करें तो जरा इन तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने और बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या ये लोकतांत्रिक सरकार है? क्या ये वहाँ की जनता को समान अधिकार मिले हुए हैं? शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। ये सब निर्भर करता है शाह के ऊपर। इसमें लोगों की कोई भी भूमिका यहाँ पर नहीं रहती है। अब और बताया इन्होंने कि लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी अखबार नहीं दे सकती है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं और यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगा दी गई है। और बताया उन्होंने कि औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों में कमतर दर्जा मिला है और उन पर कई तरह के सार्वजनिक निकाय या पाबंदियां लगी हुई हैं। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, लेकिन औरतों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये बात सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे कई देश अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ अभी भी चल रही हैं। एक और यहाँ पे उदाहरण दिया है इन्होंने कोसोवा में जातीय नरसंहार का। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो इस कथा पर गौर कीजिए कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, जब अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर दूसरे देश के लिहाज से सब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सब्र राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की थी
और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया था। उनकी इच्छा थी कि देश में सब लोगों को ही पूरा नियंत्रण हो और अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। इस तरीके के 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ पर अमेरिका का है, सऊदी अरेबिया का और कोसोवा का, कि लोगों के या नागरिकों के अधिकार किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उन्हें वंचित किया जाता है, असमानता फैलाई जाती है। कोसोवो का एक शहर में अप्रैल 1999 में भी एक अल्बानी परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी। कोसोवो के शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानिया परिवार के साथ ऐसा हुआ। 74 वर्षीय बतीशा हॉक्सा अपनी रसोई में 77 वर्षीय पति इजेद के साथ बैठी आग पर तप रही थी। इन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्हें इजेद की छाती में 3 गोलियां लगा दी। 3 गोलियां उन्होंने दाग दी इतने में। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं भी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर कपड़े के अलावा कोई चीज नहीं थी। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियन लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना कर रही थी, एक ऐसे नेता के निर्देश पर किया जा रहा था जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, उनमें से यह संभवतः सबसे भयंकर ही था। आखिरकार कई देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। ये नरसंहार की घटना हुई वहां पर। अब बात आती है कि लोकतंत्र में अधिकार है क्या। पहले उन उदाहरणों को जिक्र किया है, उन सब पर विचार कीजिए। उदाहरणों में जिसे कष्ट हुआ है उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदी, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानिया लोगों को भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने का भी काम करते। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा हो, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए, एक समान अवसर दिए जाएं। आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण के, बिना किसी सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का भी अवसर दिया जाए। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद रखते हैं, उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज सबको उपलब्ध करानी भी है। आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उस पर अमल भी किया जाए, वो देश में जनता पर लागू भी हो। अगर यहाँ पे लोग ऐसा ना करें, उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहाँ किसी न किसी को न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी देनी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार एग्जैक्टली है क्या? समस्या। अधिकार किसी भी व्यक्ति को अपने लोगों और अपने समाज और अपनी सरकार के से एक दावा है। अधिकार किसी भी व्यक्ति को अपने लोगों से, अपने समाज और अपनी सरकार से एक दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ हर दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का भी दावा नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे तोड़ दिए जाएं
और आपको अधिकार मिल जाए। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो सके। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें, कुछ दावे कर दें। सिर्फ इतने भर से वह अधिकार नहीं होगा, उसे पूरे समाज में भी स्वीकृति मिलनी जरूरी है जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज किस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया गया तो उनकी असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार गुआंतानामो बे के कैदियों को भी अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार ही नहीं था, पर वे उसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते थे जो उन्हें लागू कर रहा है। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू भी किया जाता है। उन्हें लागू करने के लिए मांग की जाती है। अगर कुछ नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते तो उनका उल्लंघन करते हैं। उन पर उन अधिकारों के हनन का दावा करके फिर अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है। इसलिए अगर हम किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला है कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, उनमें क्यों का जवाब जरूर देना चाहिए। इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता जरूर मिली हो, तब हम किसी भी यहाँ पे तार्किक दावे को हम अधिकार कह सकते हैं कि समाज ने उसे स्वीकार किया हो, अदालतों ने उसे वैलिड ठहराया हो। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना अधिकारों का होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का भी अधिकार है। राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है। राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी होती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। इस बात की व्यवस्था भी करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हों, लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाह रहे हों, और ऐसी स्थिति में सरकार के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। पॉइंट आता है इसमें कि भारतीय संविधान में अधिकार क्या होते हैं, क्या क्या अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय जनता को दिए गए हैं। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज किए गए हैं। हमारे जीवन के कुछ बुनियादी रूप से जरूरी अधिकार हैं जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकार उन्हें कहा गया है, और ये चैप्टर नंबर 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, न्याय दिलाने की बात भी कहते हैं। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देते हैं कि यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन बारे बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं? पहला आता है अधिकार हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे कुछ भी हो,
कानून समान रूप से लागू होगा और सबके लिए समान रहेगा। इस कानून का राज भी इसे कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होगा। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा था। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ नेतार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान हो या होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले समाज में समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत होता है कि सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त अधिकारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जाता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कुछ लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने भी देखा था कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर दिए जाते हैं। आरक्षण यही कहता है कि इस बात को साफ करने के लिए संविधान है यहाँ पर रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के लिए अधिकार का उल्लंघन करता है। इस तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इस तरह लागू होता है कि संविधान सामाजिक भेदभाव के लिए बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह उसे समाप्त करे। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। छुआछूत के कई रूप हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने 1999 में एक पत्रकार थे पी साईनाथ, जिन्होंने दलित और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी भी बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेखमाला लिखी थी। देश के अनेक स्थानों पर गए थे और पाया कि स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंड पंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनके पानी भर लेने के बाद हैंड पंप को धो दिया जाता है। ये सभी छुआछूत की परिभाषाएं इस दायरे में आती हैं। कुछ उदाहरण देकर के इन्होंने ये बताई है जो कि गलत है। यहाँ पर किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत माना गया और छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचने भर से नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है इस बात पर? हमें स्वतंत्रता का मतलब है कि बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं,
लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं, मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई आदेश ना हो ऐसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। अब इसमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है, कहीं भी हम इकट्ठा होकर किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, प्रवचन या संघ में शामिल हो सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी जगह पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं पूरे देश में किसी भी कॉर्नर में। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता है। जॉब भी हम अपनी मर्जी से यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी की यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जाएगा कुछ भी। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अब अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अवस्था पैदा नहीं कर सकती है। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब है असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, जरूरी संभव है ये तो। कोई 100 लोग एक ही तरह सोचते हो तब भी आपको गलत लग सकता है। व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार को किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं। इसकी भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमें दी गई है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप ऐसी किसी संस्था किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने और प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे किसी भी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार कर सकते हैं, किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने का भी स्वतंत्रता है। ऐसे किसी भी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता होती है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति या हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है। संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण होगा। अब यहाँ पर कहता है हमारा संविधान उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में बस गए हैं, आकर समृद्ध इलाकों में रहने लगे हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यही काम करें। महिलाओं से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे परंपरागत पेशे में ही रहें। हमारी मांगे पूरी करो। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता।
इसका मतलब ये भी है कि कानून आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। एक बार फिर से ग्वांतानामो बे और कोसोवो को याद करें तो इन दोनों ही मामले में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन है? अगर हाँ तो प्रत्येक संविधान में कौन सा प्रावधान का उल्लंघन है? इस बात के बारे में चर्चा कीजिए, ये बताया इन्होंने। बात करते हैं शोषण के खिलाफ हमारे अधिकार क्या हैं कि अगर हमारे साथ में भारतीय जनता के साथ में नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है तो हमें किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं, शोषण से हमें रेमेडी कैसे मिल सकती है। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को ये अधिकार भी हो कि उसका कोई शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। जैसे पहला यह कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा है कि हमारे संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा है कि संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने को भी कानून के अंदर शामिल किया गया है। ऐसा करवाना यहाँ पे गैर कानूनी है और नागरिकों को उनसे वंचित किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या बताता है? स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब है कि हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस से उन्होंने स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। अब 2 चैप्टर सेकंड में भी हमने ये पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। विश्व के अनेक देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामलों को नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं मिलती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी होती है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर के फरेब करना, उसके साथ लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं होता। व्यक्ति को अपनी इच्छा में धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने, उसके अनुसार आचरण का अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा या मुंजन नहीं करा सकते, उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है।
उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसका रखरखाव करने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थानों का संचालन कोई संस्था निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या कहते हैं? संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार की लिखित गारंटी को लेकर इतने संचेत क्यों थे? यहाँ बहुसंख्यकों को के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति, धर्म के विशेष आरक्षण की जरूरत नहीं होती, धर्म के आरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव से पिछड़ते चले जाते हैं। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। अब सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने चलाने का अधिकार है, किसी को नहीं रोका जाएगा। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भय नहीं है, बल्कि किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होना चाहिए। वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं, पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? गारंटी की तरह है कि तब भी हमारे किसी काम के नहीं है। अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हो, तो लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने का उपाय भी है, उसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों, फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के किसी भी फैसले या काम में मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसमें कमी हो या फैसला नहीं किया जा रहा हो, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून, उनके नीति फैसलों को, राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड गठित संस्थाओं की नीतियों फैसलों को चुनौती दे सकती है। व्यक्ति या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने का मामले में निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकते हैं। अदालत गड़बड़ी का शिकार होने वाले लोगों को हर्जाना दिलवा सकती है, गड़बड़ी करने को दंडित कर सकती है। 4th चैप्टर में भी हमने देखा था कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए कुछ भी जरूरी हो करने में सक्षम है। मौलिक अधिकार के हनन के बारे में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो उसे ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए यहाँ पर लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। पॉइंट आता है कि अधिकारों की बढ़ता दायरा कितना है।
अब हमने यहाँ पे देखा कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। सही है कि मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत भी हैं। संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं। साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता भी जाता है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले भी दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला, सूचना का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें मौलिक अधिकारों में ये चीजें भी शामिल हैं, उन्हीं से निकली हैं ये। अब स्कूली शिक्षा और भारतीय का अधिकार बन चुकी है और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास किया। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें इस बात पर सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर लिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। अब उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ने में यहाँ पर मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। समय समय पर कुछ हमें नए अधिकार मिलते जा रहे हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों से निकलकर संविधान बनाने संबंधी अध्याय भी हमने देखा है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। पर्यावरण अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशलक्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार है। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र यहाँ पे दिया गया है। प्रतिज्ञा पत्र का मतलब है कि नियम और सिद्धांत को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। ऐसे बयान या संधि दस्तखत करने वाले या इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा कहते हैं सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग की जाना। दलित का मतलब एक ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। जातीय समूह का मतलब है कि मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरण, धार्मिक विश्वास और ऐतिहासिक स्मृतियों के लिए जुड़े होते हैं। सम्मन मतलब है कि अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अवैध व्यापार मतलब अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। रिट कहते हैं यहाँ पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया या औपचारिक लिखित आदेश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। ये यहाँ पे चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था आज यहाँ पर, लोकतांत्रिक अधिकार। लास्ट चैप्टर पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th।